फाइनली हम लोग का ये इक्वेशन प्राप्त हो गया था और हम इसे देख रहे थे कि ये फैक्टर मेथड से नहीं हो रहा है, तो हम इसे सीधी तरह 4 से लगा देंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा कि x इक्वल्स टू माइनस बी हमारा -2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 1। तो ये आ जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस में प्लस तो 8 आ जाएगा बटे में 2। हम यहाँ से कर सकते हैं -2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 2√2 अपॉन में 2। पता है 2 कट जाएगा तो ये बचेगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, बस इतना ही बचेगा। तो यहाँ से -1 अगर हम प्लस ले लें और इसकी वैल्यू रख दें 1.414, ठीक है 41 कर दो केवल, तो अब ये घट जाएगा तो बचेगा 0.41 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, मीटर में आएगा आंसर। तो फाइनली ये हमारे पास 0.41 जो है ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम चले तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है, 1-2 क्वेश्चंस और हैं। न्यूमेरिकल ये है कि 2 धन आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसके बाद में है कि 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये शायद आएंगे, बट अगर आ गया तो मैं क्या करूँगा, बताना पड़ेगा यार, टाइम है कम और मामला है ज़्यादा। ठीक है, बट क्या है कि मैं कोशिश करता हूँ तुम्हें समझाने की। ठीक है, इसको रफ करते हैं। तो बच्चा लोगों, ये जो है इस टाइप के न्यूमेरिकल इसमें से पूछे जा सकते हैं। और अब हम चलते थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, फिर ज़्यादा न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, अब मैं बात करूं अगर आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड न्यूमेरिकल, तो वो भी आते हैं, बहुत सारे हैं, कई टाइप के हैं। P बराबर 2 क्यूएल पर आधारित न्यूमेरिकल मैंने कई सारे लिए हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं इसमें। अब मैं बच्चों बात करता हूँ एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, के का मात्रक, ये सब भी पूछ सकता है, तो ये सब भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, देन इसके बाद में हम लोग आगे की ओर बढ़ते हुए अब प्रवेश कर चुके हैं गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में। ठीक है, लेसन 2 वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब ये बात ना डायरेक्टली वैद्युत फ्लक्स पूछ देता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखो, मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसमें अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ आप रख दो, ठीक है, अब इस पृष्ठ जितनी भी बल रेखाएं लंबवत गुजरेंगी उनकी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिंपल सा होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। बस सिंपल सा फॉर्मूला है, इसे आप याद रखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इसको इस रूप से भी दिखा सकते हो, फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी दिखा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक, अब हम डायरेक्टली चलते हैं गॉस थ्योरम की तरफ। अब गॉस थ्योरम में क्या कहा गया, उन्होंने कहा कि देखो कोई भी, मतलब गॉस बढ़िया आदमी थे, इन्होंने क्या बताया, देखो गॉस का कहने का मतलब था कि अगर मान लो जी कोई भी चार्ज है, अगर वो चार्ज किसी पृष्ठ से घिरा हुआ है, ठीक है, पहले वो तो चार्ज होगा तो उसके चारों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वैद्युत बल रेखाएं बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस वाले, सपोज एक बाउंड्री है, क्रिकेट की बाउंड्री, और ये कुछ है, ठीक है, तो अब अगर वो जाएंगी तो इससे बाहर निकलेंगी, तो कुछ लंबवत भी निकलेंगी। अब वो लंबवत निकलने वाली संख्याओं को हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। तो पूछा ये जाता है कि मतलब कि ये बीच में रखा हुआ है तो इस वाले पूरे से कितना वैद्युत फ्लक्स जाएगा। तो भाई गॉस एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि इससे जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सीधी सी बात थी इनकी,
इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा E1/ε0 या Q × 1/ε0। तो इनका कहने का मतलब था कि जैसे मान लो ये जो घिरा हुआ आवेश होगा, ठीक है, घिरा हुआ आवेश, वो जिस पथ द्वारा घिरा है वो जो आवेश होगा, ठीक है, वो आवेश 1/ε0 का गुना होगा, ठीक है, 1/ε0। मतलब कि इनके कहने का मतलब बीच में अगर कोई आवेश रखा है और वो किसी पृष्ठ द्वारा घिरा है तो उस पृष्ठ से जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है, पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, वो जो है उसी आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। तो ये बात इन्होंने बताई थी। आप थ्योरी और ये सब देख करके इसका डेफिनेशन निकाल सकते हैं, बट ये प्रूफ कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पर मानते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट P है और ये बहुत छोटे भाग से घिरा हुआ है और इस भाग की वजह से हम इस पर एक ओ बिंदु मान करके एक कोण बनाते हैं जिसे हम घन कोण कहते हैं। अब ये हो जाता है घन कोण, ठीक है, डी ओमेगा। घन कोण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी ओमेगा इज इक्वल्स टू DA cos थीटा अपॉन r²। तो ये फॉर्मूला है डी ओमेगा इज इक्वल टू DA cos थीटा अपॉन r²। अब यहाँ से याद रखें कि अगर मान लीजिए ये ऐसे दिख जाए कहीं समाकलन डी ओमेगा, तो उसको लिखा जाता है 4π टोटल, ठीक है। समाकलन डी ओमेगा जो होता है वो 4π के बराबर होता है। अब यहाँ से हम लोग इसका मान लेते हैं कि इसकी वजह से इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो d∅, बहुत कम, ठीक है, तो उसको हमने d∅e मान लिया, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें कि अब आगे क्या करेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे यही d∅e का, d∅e इज इक्वल टू EDA, क्योंकि यहाँ का एरिया हमने DA माना, एरिया क्या माना DA, और यहाँ का एरिया A अपना, ठीक है। हमें टोटली निकालना, बट हम छोटे वाले से पहले निकालेंगे। EDA cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, समाकलन करना, क्योंकि पूरे का निकालना हमें। समाकलन करेंगे, यहाँ से समाकलन करेंगे, इसका भी कोई दिक्कत की बात है नहीं। ई को बाहर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, ई को बाहर कर लेते हैं। नहीं, बाहर करने की आवश्यकता नहीं है, ई का मान रखो, ठीक है। तो आ जाएगा DA cos थीटा बटे 1/4πε0, तो 4πε0 Q/r², तो Q/r² कर दो, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ से समाकलन लगा हुआ है, नियतांक चीज़ें बाहर करो। यहाँ से तो केवल φe निकलेगा, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बस बात खत्म। यहाँ से बाहर आएगा Q/4πε0 और समाकलन में रहेगा DA cos थीटा बटे r², और ये होता है क्या, ओमेगा, डी ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा φe इज इक्वल टू Q/4πε0, यहाँ पर आ जाएगा समाकलन डी ओमेगा, और समाकलन डी ओमेगा को हम लोग 4π कहते हैं, तो तुमने ऊपर ही सीख लिया है। तो ये हो जाएगा 4π, इससे कट जाएगा, तुम्हारे पास φe जो निकलेगा वो निकलेगा Q/ε0। यही हमारी है गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली गॉस के प्रमेय पढ़ चुके। अब हम आगे चलते हैं कि गॉस के नियम की सहायता से वैद्युत क्षेत्र के व्यंजक यानी कि बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे गॉस के प्रमेय की सहायता से, ठीक है। तो ये चित्र बना हुआ है, चित्र बना दो, इसी का उल्टा करना है, बिल्कुल इसी का उल्टा करना है, इसी डेरिवेशन को उल्टा करके लिख देंगे तो आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमने मान लिया कि हमारे पास ये सब चीज़ है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा हो गई, यही हमारी वेक्टर की दिशा हो गई। तो मामला ये है कि इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा जो है 0 रहेगा, कोण 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेकर चलने वाले हैं वही मामला पूरा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। φe इज इक्वल्स टू फ्लक्स निकालेंगे छोटा वाला, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा φe इज इक्वल टू समाकलन EDA cos थीटा। यहाँ से मैंने कहा कि cos थीटा को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, ठीक। तो यहाँ से ये छूट जाएगा, ई भी बाहर आ जाएगा, आपका बचेगा समाकलन DA। गॉस की प्रमेय लगा देंगे, Q/ε0 होती है, जानते ही हो,
और ई से हमें कोई लेना देना है नहीं, ई हमको ज्ञात ही करना है। ये जो है गोले का एरिया हो जाएगा, इसका एरिया, गोले का एरिया, ठीक है, संपूर्ण गोले का क्षेत्र। तो हमें लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गोले का एरिया निकालेंगे। गोले का एरिया जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये बटे में सेंड कर सकते हो तुम, तो ई इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू और क्यू तो है ही है, साथ में क्या आ जाएगा बटे में आर स्क्वायर। बस यही तो है बिंदु आवेश के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो ये एक दो बार पूछा गया है। इसके बाद में अगर हम आगे चलें तो हाँ, गॉस के अनुप्रयोग मिल जाते हैं, 2 अनुप्रयोग हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग, ठीक है। तो उनको देख लीजिएगा, आसान है वो, ज़्यादा टफ नहीं, बट मैं देख लेता हूँ, फटाफट बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर हम गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोगों की बात करें तो एक तो तुम्हारा वाला तार वाला है, ठीक है, याद है ना, तार वाला ऐसे, ठीक है। इसके चारों ओर हम लोग एक बेलन मान लेते हैं। बेलन में 2 पृष्ठ हैं, यहाँ है, यहाँ है। ये वक्राकार पृष्ठ है, ये वृत्ताकार पृष्ठ। भाई विद्युत क्षेत्र में अगर रखा हुआ है तो यहाँ से ई बिल्कुल नहीं, यहाँ से फाई ई बिल्कुल नहीं, ये 0 हो जाएगा। जो निकलेगा यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो हम यहीं से निकलने वाला मेज़रमेंट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला नॉर्मली सा एक फार्मूला लगाना है आपको। फाई ई इज इक्वल टू, वही मामला, कुछ नहीं है, सब वही है। तो फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, फार्मूला लग जाएगा ई ए कॉस थीटा, वही ई डी ए समाकलन, या समाकलन ई डी ए संपूर्ण का हो जाएगा, ठीक है। पहले तो छोटा सा भाग डी ए, फिर बाद में समाकलन करेंगे, संपूर्ण का आ जाएगा। और पता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल होता है, क्योंकि इसकी लेंथ हम एल मान रहे हैं, ठीक है। तो इंटू 2 पाई आर एल हो जाएगा। गॉस के प्रमेय जानते हो क्या होती है, गॉस के प्रमेय क्या होती है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर कर दो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 2 पाई आर एल। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लेमडा। लेमडा इक्वल टू होता है क्यू बटे एल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लेमडा इक्वल टू क्यू बटे एल रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्यू इक्वल टू निकलेगा लेमडा एल, और ये मान यहाँ पे फिट कर देंगे, लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल, एल से एल उड़ा दो, ठीक है। ई इक्वल टू निकलेगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बस यही फार्मूला हमारा हो जाएगा। इसी से हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स अगर मिले तो कर देना, ठीक है। अगर इस तरह से बेलन वेलन भी बात करें, तार, ठीक है। दूसरा वाला एक चादर वाला होता है, ठीक है, वो भी कभी कभी आ जाता है समतल आवेशित चादर के कारण। उसका भी डायग्राम देख लो, उसका डायग्राम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। गॉसियन बेलन, अब मान लो ये ऐसे रखी हुई है, प्लस प्लस है, तो इसके यहाँ से तो बिल्कुल 0 जाएगा, फाई ई 0। तो यहाँ से हम कल्पना नहीं करेंगे, हम वृत्तीय भाग से कल्पना करेंगे। तो यहाँ से फाई ई हम निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा आपका, और दोनों तरफ का निकालेंगे। और जब दोनों तरफ का निकालेंगे तो हमें इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से फाइनली आ जाएगा हमारे पास फाई ई इज इक्वल टू, हम प्लेट के दोनों तरफ का निकाल रहे हैं, फाई इज इक्वल टू आ जाएगा ई ए प्लस ई ए। अब बोलोगे सर कॉस थीटा कहाँ गया, कॉस थीटा वही पुराना, भाई यहाँ पर समांतर हो जाएंगे दोनों ई और ए, जिसकी वजह से इनके बीच में थीटा जो है 0 डिग्री रहेगा, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 को हम छोड़ के चलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं। फाइनली यहाँ से ई ए, फाई ई इक्वल टू ई ए, कितने ई ए 2 ई ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ से निकलेगा, इसकी प्रमेय रख देंगे गॉस की प्रमेय, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ई ए। यहाँ पर हम लगाएंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला, और पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू बटे ए। यहाँ से अब निकालोगे तो क्यू इक्वल टू निकलेगा सिग्मा ए, यहाँ पर हम रख देंगे मान, ठीक है। यहाँ पर रख देंगे सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ हो जाएगा 2 ई ए। फाइनली यहाँ से ई इक्वल टू निकल के आ जाएगा, ई इक्वल टू ए से ए काट दो, ठीक है, ई इक्वल टू निकल के आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यही है इसके दोनों तरफ का क्या, इसके दोनों तरफ का विद्युत क्षेत्र। अगर मैं प्लेट के एक तरफ की बात करूँगा तो आएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हम संधारित्र वाले में यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल नो टेंशन के साथ इसको पढ़ना है। फाइनली
ये भी निपट जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि और क्या बचता है इसमें। मुझे नहीं लगता अब इसमें कुछ और बचा हुआ होगा, अगर होंगे तो न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। न्यूमेरिकल्स यहाँ से बहुत कम ही पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, तो बच्चा लोगों अब हमें लगता है कि तीसरे अध्याय में हमें कूदना चाहिए, है कि नहीं। तो चलिए तीसरे अध्याय में कूदते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तीसरे लेसन का नोट्स तो मुझे नहीं मिल रहा यार। अच्छा, एक दो न्यूमेरिकल्स, नहीं, तीसरे लेसन का नोट्स मुझे मिल ही नहीं रहा, देखना पड़ेगा। तीसरे लेसन का न्यूमेरिकल नोट्स बनाया होगा मैंने। तो बच्चों इसके बाद में हम लोग चलेंगे तीसरे लेसन पर, जिसका नाम है विद्युत धारिता। ठीक है, अब अगर हम विद्युत धारिता की बात करें तो इसमें बेसिकली आपका एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, विद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। ठीक है, विभव और धारिता की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका एक चीज़ पूछा था, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, देख लेना। ठीक है, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव। ठीक है, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव, ये आपका एक दो बार पूछा गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ। ये आसान है, मतलब विद्युत क्षेत्र में मैंने पढ़ा वैसा ही लगभग, बस वहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आपकी एक सदिश राशि है और विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर इसको जोड़ा जाता है। यहाँ v मतलब कि ये कॉन्सेप्ट लगता है v बराबर v1 प्लस v2। अब आप सिंपल सा इसका फॉर्मूला रखोगे v1 का और v2 का, और r माइनस एल, वही सिस्टम पूरा है। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कोई परावर्तनांक है, वायु लोगे तो k का मान 1 हो जाएगा, ये कॉमन हो जाता है। ठीक है, बाद में तिरछी गुणा होने पे यहाँ पे आ जाता है r प्लस एल माइनस यहाँ पर आ जाता है r माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ से जो है होता क्या है कि बेसिकली यहाँ से ये प्लस आ जाता है r माइनस एल, अपॉन में होता है r माइनस एल और इंटू में रहता है r प्लस एल। तो यहाँ से ये l से l क्या होगा, कट जाता है, तो आपका बन जाता है जुगाड़ आगे चलकर। ठीक है, एक बार l से l नहीं कटता है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर जो इसको कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1/r माइनस एल, और यहाँ बचेगा प्लस का और प्लस का, लेकिन यहाँ पर हमें जब माइनस लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस भी लेंगे, तो यहाँ से ये आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का 1/r प्लस एल। अब आप यहाँ से एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हो। फाइनली इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r, इस पर ये आएगा। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति पूछी जाती है, इसको एक बार देख लीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही विद्युत क्षेत्र के जैसे, बस यहाँ प्लस हो जाता है, वहाँ माइनस हुआ करता था। अब इसके बाद में हम चले तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकती है, इसमें एक चीज़ आ सकती है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ होती है जो एनर्जी को स्टोर करता है। ठीक है, ऊर्जा को इकट्ठा करता है, और इसमें दो प्लेटें होती हैं, एक पे जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से एक सिरा और एक सिरा माइनस से कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सब माइनस 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 चार्ज इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पर प्लस प्लस चार्ज इकट्ठा होता है, इस वजह से करंट फ्लो होने लगता है, और यहाँ पर करंट कुछ इकट्ठा भी होता है, मतलब कि एनर्जी के रूप में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो मामला ये कि इसके हम धारिता यानी इसकी कैपेसिटेंस यानी कि क्षमता बढ़ा कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें कोई कांच की पट्टी रख दें, परावैद्युत पट्टी रख दें, तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से आने वाले आवेश को वो ऑब्जर्व करने लगती है, जो पट्टी बीच में रखी होती है आने वाले आवेश को ऑब्जर्व करने लगती है, सोखने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसकी क्षमता बढ़ जाती है। चलिए, इसके मिडिल के, ये मैंने कहा प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है और मिडिल का डिस्टेंस D। तो समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र है जिसमें आमने सामने दो प्लेटें लगी होती हैं जो कि बिल्कुल समांतर होती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब मैंने आपको भी इससे पहले सिखाया था कि इसके एक तरफ यहाँ पर हम देखेंगे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन, देखो मैंने पीछे पढ़ाया था अभी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वहाँ दोनों तरफ का था, बट यहाँ एक ही तरफ का है, तो यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब सिग्मा = Q/A होता है, तो यहाँ से आ जाएगा E = जो है यहाँ पे Q/A रखेंगे तो आ जाएगा Q/ε0A। तो ये आपका E का मान आ गया। अब आपने एक फार्मूला सुना होगा जो है C = Q/V। अब V निकाल लेगा तो काम हो जाएगा, C निकल आएगी, तो V बराबर होता है ED
ठीक। तो यहाँ से हम लोग करेंगे v इक्वल टू ई डी, ई का मान कितना रखेंगे q बटे एप्सिलॉन नॉट a और साथ में d तो है ही है, v का मान इसमें रख दो, यहाँ रखोगे तो आएगा c इक्वल टू q बटे क्यू डी बटे एप्सिलॉन नॉट a, q से q घट गया, ये ऊपर चला गया, तो c इक्वल टू निकलेगा एप्सिलॉन नॉट a बटे d। यही है समांतर प्रतिसंधारित्र की धारिता का फार्मूला, ठीक है। बट कभी कभी कंडीशन लगा देता है कि अगर पट्टी मतलब समांतर प्रतिसंधारित्र की प्लेटों के बीच में टी मोटाई की पट्टी रखी हो परावैद्युत की, तब क्या करोगे, तो उस कंडीशन में भी देख लेते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। उस कंडीशन में भी देख लेते हैं। ये दिख रहा है, दिख तो सबको रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो चलो नेक्स्ट, जब टी मोटाई की पट्टी रख दी जाए तब क्या करोगे, ठीक है। अगर टी मोटाई की पट्टी को रख दिया जाए इसके बीच में, तो मामला थोड़ा सा भिंडी हो जाता है, थोड़ा सा परिवर्तित होगा, ठीक है, टी मोटाई की पट्टी रखने पर, ठीक। तो यहाँ पर डिस्टेंस का थोड़ा फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं होता है। डिस्टेंस का फ़र्क क्या पड़ता है, देखो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से सबसे पहले हमको v का मान निकालना होगा। तो v का मान निकालने के लिए हम लोग v बराबर ई डी फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ से e इंटू, यहाँ पर दो प्रकार के मान लेते हैं। हमने कहा कि जो है पट्टी का जो है वो e है, और यहाँ जो खाली जगह है उसका ई नॉट है विद्युत क्षेत्र। तो ये हो जाएगा ई नॉट, और ये डिस्टेंस अगर t है तो बाहर की डिस्टेंस आपकी d माइनस टी हो जाएगी, क्योंकि पूरी तो d ही थी अपनी, ठीक है, तो पूरी हमारी d थी, इसकी मोटाई t है, तो हवा वाला जो डिस्टेंस है वो d माइनस टी हो जाएगा। तो यहाँ पर d माइनस टी कर देते हैं। देन इसके बाद में हम लोग प्लस करेंगे, प्लस e, फिर से सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा e इंटू, देखो होता क्या है, मामला ये है, इसको हम ऐसे लिखते हैं v बराबर v1 प्लस v2। अब v1 की जगह पर रखेंगे हम लोग e नॉट 1 माइनस d माइनस टी, यहाँ पर लगा हुआ है ई डी, v1 बराबर ई डी, यहाँ भी v बराबर ई डी लगाएंगे तो आ जाएगा e इंटू टी, क्योंकि वो t मोटाई में लग रहा है। अब बताओ v बराबर कैसे निकलेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, यानी कि जैसे कि सपोज दैट e की वैल्यू रखेंगे जो कि हमने पीछे निकाली थी, q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो e इक्वल टू होता है सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अरे वो मतलब सिग्मा का मान रखते थे तो आता q बटे एप्सिलॉन नॉट ए ही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा q बटे एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ पर d माइनस टी, और प्लस यहाँ पर भी सेम है, ठीक है, q बटे k एप्सिलॉन नॉट ए और इनटू में t। अब आप सोच रहे हो सर यहाँ पे k नहीं लिया बट यहाँ k ले लो, ये वायु के लिए, और वायु के लिए k का मान 1 होता है, ये परावैद्युत के लिए, परावैद्युत का मान निश्चित है, ठीक है, इसलिए हमने k लिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या कॉमन दिख रहा है, q बटे एप्सिलॉन नॉट ए, बचेगा d माइनस टी प्लस, और ये पूरा चला गया तो बचा t बटे k, ये बच गया। ये जो वैल्यू निकली है किसकी निकली है, ये निकली है v की। अब हम लगा देंगे धारिता का सूत्र, c बराबर q बटे v होता है। यहाँ से आ जाएगा c इक्वल टू q बटे, ये मान रख दो, q बटे एप्सिलॉन नॉट a और d माइनस टी प्लस टी बटे k। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इससे कट जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली फार्मूला आ जाएगा हमारे पास c इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन टी माइनस टी प्लस डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हमारा तब का फॉर्मूला है जब समांतर प्रतिसंधारित्र की प्लेटों के बीच में टी मोटाई की पट्टी को रख दिया जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हुए हम लोग चलते देखते हैं क्या है और हमारे इस नोट्स में। अब क्या हो सकता है ना बेटा, अब तो कुछ भी ना, तीसरे लेसन से इतना ही इम्पोर्टेंट था। हाँ, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं मेरे पास तीसरे लेसन से रिलेटेड, तो मैं न्यूमेरिकल एक ही डिस्कस करूँगा, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, एक ही न्यूमेरिकल है, तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ अच्छे से।
ये एक न्यूमेरिकल है कि 100 माइक्रोफैरेड की समांतर पर संधारित्र पर 400 वोल्ट तक का आवेशित है। यदि जो है इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संधारित्र ऊर्जा क्या होगी, परिवर्तन क्या होगा। बड़ा मतलब लंबा चौड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें जो है करना क्या है, इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दिया गया क्या पहले ये समझ लो। इसमें दिया हुआ है कि C बराबर 100 माइक्रोफैरेड दिया, इसको फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 100 गुणे 10 की घात -6 फैरेड, तो ये आ जाएगा 10 की घात -4 फैरेड, ये आ जाएगा। और 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया, यानी V आपको दिया गया है, V दिया हुआ है 400, ठीक। एक फॉर्मूला सुना होगा आपने, सिंपल सा है, C बराबर बोला है कि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दें, ठीक, तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा। दूरी को आधा कर रहे हैं, यानी कि C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, ये फॉर्मूला सुने हो, ठीक है। अब अगर नया फार्मूला बनाएं तो C डैश उसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D/2, आधा करने की बात करें ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है, ये नया हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम लोग को सिंपल सा एकदम तुलना करा लेना है इन दोनों की। तो अगर ध्यान से देखो तो इन दोनों की तुलना कराओ, क्या लगता है, जो C है, ठीक है, इसका दोगुना है, चाहे ऐसे कर लो, भाग कर लो, C/C डैश बराबर, ये पूरा पूरा कट जाएगा, बचेगा केवल 1/2, ठीक है। तब तिरछी गुणा करा लो, यहाँ से C डैश कितना निकलेगा, 2 × C, तो C डैश जो है वो दोगुना है C का, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। अब एक फार्मूला सुने हैं, ठीक है, वो फार्मूला रखते हैं, V डैश बराबर Q/C डैश, ठीक है, Q बराबर CV से ही बना है, और Q बराबर तुम्हारा CV होता है, जानते ही हो, अपॉन में C डैश, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे CV अपॉन C डैश का मान कितना है, 2C, C से C क्या हुआ, कट गया, तो यहाँ से आएगा V/2, ये आपका नया विभवांतर निकला, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, V डैश का, इसका मान कितना था, 400/2, काटेंगे तो आ जाएगा V डैश बराबर 200 वोल्ट, ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है, 200 वोल्ट। अब इसने पूछा था कि इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। आपको संचित ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से फॉर्मूला लगाना होगा, डेल्टा U बराबर ½ CV² माइनस ½ C डैश V डैश स्क्वायर। यहाँ से हम लोग 1/2 CV² माइनस 1/2 इंटू C डैश की जगह पे वही रखेंगे 2C, ठीक है, और V डैश स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर रहेगा, नहीं इस पे केवल स्क्वायर है, V डैश पे, तो V डैश पे ही स्क्वायर है, 2 से 2 यहाँ से डिवाइड हो सकता है, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2 CV² माइनस C इंटू V डैश स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से तुम्हें कुछ कॉमन मिलता दिख रहा है क्या, C कॉमन मिल जाएगा, बचेगा क्या, 1/2 V² माइनस V डैश स्क्वायर, ये बच जाएगा, ठीक है। अब आप सबके फॉर्मूला रख दीजिए, तो C का फॉर्मूला कितना था, शुरुआत में 100 था, मैंने इसको 10⁻⁴ कर लिया था, ठीक है। यहाँ पर 1/2 और V का मान कितना था, 400, तो 4 चौके 16 गुणे 10 की घात 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस V डैश का मान कितना है, 200, ठीक है, V डैश का मान 200 निकला है, तो 200 यहाँ रखेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 गुणे 10 की घात 4, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से 2 चौके 2 8 16 हो जाएगा, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 ही बचेगा, और यहाँ से बचेगा 4 गुणे 10 की घात प्लस 4 गुणे, ये बाहर जो है 10 की घात -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा केवल 4
जूल, ठीक है। तो 4 जूल ऊर्जा निकलेगी आपकी, 4 जूल। तो ये एक न्यूमेरिकल था धारिता से। इस तरह का न्यूमेरिकल धारिता में काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, टफ है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो इस तरीके से आप कर दीजिएगा, ठीक है।